हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फोर्थ ग्रेड के जो 6 पेपर हुए थे उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके साइंस से पूछे गए थे। आज हम इस वीडियो में उन्हीं 30 क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको आंसर की जो है उसकी मिल जाएगी और आपको वैलिड सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन को मैंने चैप्टर आपका जो है शिफ्ट वाइज और डे वाइज जो है टोटल अरेंज कर दिया है पेपर कोड के साथ में, ताकि आपको जो है अपने पेपर से मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और आपका प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट जो था पेपर कोड था DS22, उसका पहला प्रश्न जो था वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। प्रश्न संख्या 27 में ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। तो चूंकि इसमें प्रोटीन पाचन एंजाइम पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिप्सिन होता है वो आपका प्रोटीन पाचन करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लाइपेज होता है वो आपका वसा का पाचन करता है। जो आपका माल्टेज होता है वो आपकी एक शर्करा होती है माल्टोज, है ना, माल्टोज। उस माल्टोज को जो है परिवर्तित करता है किसमें, आपके ग्लूकोज में, है ना, आपके ग्लूकोज में, ठीक है। एमाइलेज जो होता है वो बड़ी शर्करा जैसे स्टार्च जो होते हैं उस स्टार्च को जो है सरल शर्करा में परिवर्तित करता है ना, सरल शर्करा में जो है वो आपके क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और आपका प्रश्न संख्या 28 है जिसमें आपके कुछ आपके धातुएं दी हुई थी, मेटल्स दिए हुए थे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण को मैच करना था, ठीक है। तो देखो कमरे के तापमान पर आपके जो है लिक्विड स्टेट में कौन रहता है, यानी तरल रूप में कौन सी मेटल रहती है। तो आपको पता होगा थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर में क्या होता है, पारा होता है। और वो पारा जो आपने रेड रेड कलर का देखा होगा वो आपके लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ए का जो सही आपके जो मैच है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बी आपका था जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता हो, ऐसी कौन सी धातु है। तो ऐसी धातु में जैसे सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, या बात करें तो लिथियम होती है। इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही मैच हो जाएगा। सी आपका दिया हुआ था ऊष्मा का आपका उत्कृष्ट चालक होता है, मतलब गुड कंडक्टर या एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी हो जाएगा। वैसे सिल्वर जो है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है। तो ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये हीट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अपन इसको इससे ही मैच करेंगे। तो इसका सही जो चॉइस है वो आपका 4 हो जाएगा। डी में पूछा गया था उष्मा का कुचालक होता है, इट मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो आपका हो जाएगा लेड यानी आपका हो जाएगा सीसा यानी पीबी। तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो ये मैच का कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड जो है ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 45 था, उसमें पूछा गया था कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत लेंथी है अगर मैं इसको टोटली एक्सप्लेन करने बैठूं तो, लेकिन मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ। आपने 10th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, आनुवांशिक वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें जो है एक पौधा लिया था, ठीक है। उस पौधे के एक गुण लिया था, उसकी लेंथ है ना, उसकी लंबाई के आधार पर। तो एक तो पौधा लिया था लंबा और एक पौधा लिया था बौना यानी छोटा पौधा लिया था, ठीक है। लंबे पौधे के लिए मैं एलिल यूज करता हूँ कैपिटल टी, इसको एलिल बोलते हैं। और छोटे पौधे के लिए एलिल यूज करता हूँ स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो जरा, जब इनके बीच में आपकी क्रॉसिंग करवाई जाती है तब जो है आपके 4 अलग अलग पौधे प्राप्त हुए थे। अब आपको जो है क्रॉसिंग किस प्रकार से करानी है उसके लिए आपको एक ऐसी टेबल बनानी होगी जिसमें टी यहाँ लिख दो और बाकी जो है स्मॉल टी यहाँ लिख दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, यहाँ पे ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, यहाँ पे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यहाँ पे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो आप क्या देख रहे हो
कि सभी में जो है कैपिटल टी आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है। इसलिए जो F1 जनरेशन के जितने भी पौधे थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एलील तो एफ टी थे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और ये सभी पौधे कैसे थे आपके, इनकी जो गुण थे वो कैसे थे, लंबे थे। इसका मतलब स्मॉल टी का कोई गुण इसमें नहीं आया। इसका मतलब ये जो आपका कैपिटल टी है उसका गुण आया है, और जिसका गुण F1 जनरेशन में आता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। इसलिए टी तो आपका क्या है, डोमिनेंट है, और आपका जो स्मॉल टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रभावी, या इसको बोलते हैं आपका रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपके रिसेसिव बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि वो आपके स्वयं के गुण को प्रकट करेगा। ठीक है, आई होप सो इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या है 56। इसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है, नहीं माना जाता है, जो आपके सॉइल डिग्रेडेशन जो है उसका साइन नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो है इसमें से ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला था अधिक मृदा लवणता। देखो, मृदा में अगर लवणता अधिक होगी, इसका मतलब मृदा की जो सैलिनिटी है वो अगर इंक्रीज होगी तो ये प्लांट के ग्रोथ में जो है आपकी ग्रोथ होने नहीं देगी, मतलब पौधों को पनपने नहीं देगी। तो ये तो जो है मिट्टी के क्षरण का लक्षण माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से मृदा अपरदन में आपके बढ़ोतरी, मतलब सॉइल एरोजन है उसमें अगर इंक्रीज होगा तो उससे भी आपके पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो ये भी जो है मिट्टी के क्षरण का लक्षण माना जाएगा, मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर उच्च रासायनिक विषाक्तता, मतलब केमिकल टॉक्सिसिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये भी पौधे की ग्रोथ में आपके रुकावट पैदा करेगा, मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो जब ये सभी इनकरेक्ट है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे करेक्ट होगा मैं बताता हूँ। देखो, इसमें क्या लिखा है, अधिक ह्यूमस मात्रा, जब मिट्टी में पानी की मात्रा या पानी के सोखने की मात्रा या मिट्टी जो है उसमें नमी की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो पौधे क्या होंगे, अच्छे से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और जब अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो जो है ये मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 60। ठीक है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसमें सूखी पत्तियों को मतलब किस प्रकार से आप जो है उसको फेंकोगे, है ना, किस प्रकार जो है उसको आप डिस्पोजल करोगे। तो डिस्पोजल करने का ऐसा कौन सा मेथड है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, मतलब इको फ्रेंडली हो। तो अब मुझे बताओ, ये सब जो है जितने भी बच्चे हैं जिनको पता है वो क्या बनाएंगे, खाद बनाएंगे। तो जो खाद बनाना है वो इको फ्रेंडली होगा पत्तियों को आपके डिस्पोजल करने का। ठीक है, तो सीधा इसका ऑप्शन ए ही इसका सिलेक्ट जो है मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शन को आप देखोगे, जैसे बर्निंग करना या प्लास्टिक की थैली में भरकर उसको कचरे के डिब्बे में फेंकना या उसको आपके नदी में फेंकना, तो ये तीनों ऑप्शन से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन हो रहा है मतलब ये पर्यावरण के आपके अनुकूल नहीं, ये तो पर्यावरण के क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी जो शिफ्ट थी 19 सितंबर में जो सेकेंड शिफ्ट थी, पेपर कोड था A23Z, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साथ में बता देता हूँ, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों को कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो है सभी तक वो वीडियो पहुँचे। आपका प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस सेकेंड शिफ्ट का 19 सितंबर को जो हुई थी कि मानव शरीर में वसा यानी फैट जो होता है कि पाचन के दौरान कौन सा के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो आपके लाइपेज होता है वो वसा के पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो लाइपेज है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि किसी जीन विशेष में 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है।
ये एलिल का मतलब समझे आप, ये एलिल का मतलब समझे, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था वही है, ये एक्चुअली एलिल है, ठीक है। तो एलिल अगर समान है, जब ये समान है तो इसको समयुग्मी कहते हैं, ये समान है तो इसको भी समयुग्मी कहते हैं, और ये जो असमान है तो इसको बोलते हैं विषम युग्मी, ठीक है। तो अब अपना जो प्रश्न था उस पर तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो इसमें पूछा कि जब दो एलिल समान है, तो जब समान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समयुग्मी बोलेंगे, राइट। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, जिसमें यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। अब देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं ना उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और ऑर्डर का जो आधार होता है वो उनका होता है आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मतलब उनका जो है आपके रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है, मतलब उनका अपचयन विभव के आधार पर उन मेटल्स को, उन धातुओं को एक सीरीज में अरेंज किया जाता है, एक क्रम में अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है कि लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, ऐसे करके मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल पूरी सीरीज बताई है। अब यहाँ बताऊंगा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं सीधा आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को आपका विस्थापित नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 4 अलग अलग मेटल्स के मेटल दिए हुए, तो देखो 4 अलग अलग मैंने कंटेनर बना दिए, ठीक है। इसमें किसका घोल है, आपके कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर है होगा मेटल, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है। अब इसको किस में रखा है, जस्ते में रखा है, बी ऑप्शन में लोहे में रखा है, ठीक है, सी ऑप्शन में चांदी में रखा है, और आपके डी ऑप्शन में किस में रखा है, एल्यूमिनियम में रखा है। अब देखो जरा, तो आपको इसमें ये देखना है कि कौन विस्थापित नहीं करता है। तो देखो, अगर ये जो जिसमें रखा है ना, जिसमें रखा है और जो रखा है वो इसके आगे आ रहा है तो वो विस्थापित करेगा, जी बिल्कुल। जिंक जो है वो पीछे आता है, कॉपर आगे आता है, तो ये तो आपके विस्थापित आपके करेगा। आयरन पीछे आता है कॉपर से, तो ये भी आपका विस्थापित आपका क्या होगा, करेगा। लेकिन जो सिल्वर है ना वो आपके आगे आता है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये विस्थापित नहीं करेगा। इसी प्रकार जब मैं अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका पीछे आता है किससे, कॉपर से, तो ये भी आपका विस्थापित करेगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, लेके भारत सरकार का नाम अली मांगे महान, तो ये अली का मतलब, ये अली का मतलब एल ही है ना, मांगे का मतलब MG होता है, ऐसे मैंने ट्रिक बताई है। तो आप एक बार अच्छे से उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिल्वर, यानी जो चांदी है ना वो उसको विस्थापित नहीं करेगी। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न आपका था क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु की स्थिति होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका अवतल और एक आपका होता है उत्तल, ठीक है। ध्यान रखना, अवतल में हमेशा क्या बनेगा, एक तो बनता है वास्तविक, ठीक है, और दूसरा बनता है उल्टा, दूसरा बनता है उल्टा, ठीक है। सभी स्थितियों में नहीं, लगभग जो है सभी एक स्थिति थोड़ी अलग होती है, लेकिन आप ये मान सकते हो। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आभासी, ठीक है, और क्या बनता है, सीधा। ये मैं आपके प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब में जो साइज है ना, जब साइज है तो साइज के लिए आपको एक ट्रिक याद करना, मोबाइल नेटवर्क। क्या है, मोबाइल नेटवर्क, ये अपनी खुद की एक ट्रिक है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क बताओ कैसा होता है, मोबाइल नेटवर्क कुछ ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही होता है ना आपके मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल में आप देखना जरा। तो इस मोबाइल नेटवर्क में आप देखो, ये इसमें एक कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये है बेसिकली कि अगर कोई वस्तु 2F पर है, यानी वक्रता केंद्र पर है, तो उसमें आपके बिंब जो होता है, मतलब वस्तु है और उसका जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उन दोनों का आकार जो है वो क्या होता है, समान आकार का होता है। वो दोनों क्या होता है, समान आकार के होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी धीरे धीरे आकार बढ़ता रहता है। ये आकार का जो है सीक्वेंस कैसे होगा, इनफाइनाइट, फिर 2F बोलो या वक्रता केंद्र बोल दो, फिर F बोल दो, फिर पोल बोल दो, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग आकार समान रहता है। यहाँ पे तो बिंदु के आकार पर, ये वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ
कि समान आकार का प्रतिबिंब का होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। तो अभी जितने भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से वो आप इसी ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। इसमें जो है ना रोग दिए हुए थे और उनके जो है कारण दिए हुए थे, इनको मैच करना था आपको। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं इसको। बताओ टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड सबको पता है, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की वजह से होता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एड्स जो है, एड्स का क्या होता है? वायरस होता है। और हाथी पाँव का क्या होता है? वर्म होती है, यानी आपके कृमि होती है। तो इस प्रकार से देखो ये मैच कहाँ आपको मिल रहा है? आपका ए का थर्ड बी का 4, ए का थर्ड बी का 4, ये है ए का थर्ड बी का 4 और नहीं है कहीं पे, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं जो अगले डे हुई थी, यानी 20 सितंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, जिसका पेपर कोड था 56HH, जिसका पेपर कोड क्या था? 56HH। ठीक है, और अब देखो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये मत भूलना आप। ठीक है, अब देखो जरा इस शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। उसमें क्या दिया हुआ है? केमिकल रिएक्शन दी हुई है और उनके टाइप्स दिए हुए हैं। तो पहले मैं ना इस टाइप्स को बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप देखना ये क्वेश्चन पूरा हलवा हो जाएगा, फिर आपको हलवा खाना ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर ए और बी ये दोनों मिलके मान लो बना दिए इन्होंने सी, तो क्या है? दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे संयोजन। क्या बोलेंगे? संयोजन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब संयोजन होता है तो इसका विघटन भी होगा। जैसे ए है वो आपका टूट गया किस में? ए आपके बी और सी में टूट गया, बी और सी में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विघटन या अपघटन। मतलब आपके पीछे जब घटन आ जाए ना तो आप समझ जाना, अब इसको विघटन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, विघटन और अपघटन। ठीक है, एक जैसे ऐसा आ गया कि भाई ए बी है और इसकी रिएक्शन एक्स के साथ में करवाई। अब ये एक्स ऐसा था कि इसने बेचारे ए के साथ में जो बी था ना उसको भी अपना कर दिया, तो ए बेचारा अकेला पड़ गया। ठीक है, तो ये आपका बी एक्स हो गया और ए बेचारा अकेला पड़ गया। और एक ऐसा होता है कि एक दूसरे एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे एक्स और वाई था। ठीक है, तो ये ए ने क्या किया कि एक्स, इस एक्स का ये वाई ले लिया और एक्स ने क्या किया? ए का बी ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ए के साथ में तो y, ठीक है, और x के साथ में क्या आ गया? b आ गया। ऐसे तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिविस्थापन या आपके विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये एक विस्थापन है इसलिए इसको जस्ट विस्थापन बोलेंगे, ये दो विस्थापन है इसलिए इसके आगे लग जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको देखो जरा, सी था सॉलिड स्टेट में, ये उसकी अवस्था दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्बन है, मतलब C और O2 दो है, दो से क्या बन रहा है? एक बन रहा है, संयोजन बोल दो, ए का हो गया आपका सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक था गर्म करने पे टूट गया, कितने बने? दो, अपघटन बोल दो, कितना हो गया? ये थर्ड। ठीक है, अब देखो Pb था, CuCl2 था, इस Pb ने बेचारे Cu का Cl2 ले लिया और Cu बेचारा अकेला हो गया, तो ये खाली एक विस्थापन है तो इसको विस्थापन बोल दो। और इसमें देख लो Na2SO4 था, BaCl2 था, तो इस बेचारे ने क्या किया? Na ने तो Ba का Cl ले लिया और Ba ने Na का SO4 ले लिया। ठीक है, तो BaSO4 NaCl बन गया, तो इसका द्विविस्थापन है, इसको एक बोल दो। अब देख लो मैच क्या हो रहा है, ऐसा सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपके भी जो है ऑप्शन आपने यही चूज करके आप आए होंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक है, एक भी क्वेश्चन आपको जो फाइनल आंसर की में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो वो आपके ऑब्जेक्शन में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम जो है नहीं है? मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि मानव ने जो क्लाइमेट चेंज किया है उसका जो मतलब डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट कौन सा जो है परिणाम जो नहीं है। ठीक है, जो मानव द्वारा जो क्लाइमेट चेंज होता है, देखो गर्मी और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि, जी बिल्कुल ये तो मानव द्वारा ही है। ठीक है, ये तो मानव का एज अ परिणाम ही है, तो ये तो होगा। एक्चुअली इसमें नहीं पूछा तो ये तो होगा, तो इसका ये इनकरेक्ट हो गया। औसत समुद्र स्तर में वृद्धि, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ पिघल के पानी की जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, तो ये भी मानव द्वारा है, तो मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रजातियों में के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, अब देखो कम थोड़ी हो रहा है,
जो आपके प्रजातियों के विलुप्त होने का जो जोखिम है वो कम नहीं हो रहा, विलुप्त ज़्यादा हो रही है एक्चुअली, है ना। विलुप्त होने का जोखिम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसका परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी देख लो, फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता का जोखिम, बिल्कुल। तो बढ़ी हुई संवेदनशीलता जोखिम ये भी जो है मानव जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है ये तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, ये जो है उसका परिणाम नहीं है, क्योंकि जोखिम तो ज़्यादा होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में। पूछा गया है कि आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण आपके रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मिरर मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब देखो जरा, ये तो आपका होता है अवतल, ठीक है, ये तो आपका होता है अवतल, ये आपका होता है उत्तल। एक्चुअल में क्या होता है, अवतल उत्तल कैसे जो है डिफरेंट बन जाते हैं। इसमें जो पॉलिश है वो मैं करूँगा बाहर की तरफ, और इसमें जो पॉलिश करूँगा वो मैं करूँगा अंदर की तरफ। हमेशा ध्यान रखना, आने वाली किरण हमेशा आपके बाएं दिशा से ही आती है, मतलब इस डायरेक्शन से ही आएगी, इस डायरेक्शन से ही आपके किरण आएगी, बस इस डायरेक्शन से आएगी, ठीक है। ये मान लो उसका मुख्य अक्ष है, और कुछ इस तरह से अगर काटती है तो ये आपका जो है फोकस बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पे जैसे मान लो अगर वो समानांतर आ रही है तो इस तरह से निकल जाएगी, समांतर आ रही है तो वो इस तरह से निकल जाएगी, और जब निकलने वाले किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो वो किसी न किसी बिंदु पर काटता है, और वही उसका क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, ठीक है। ऐसे कुछ डायग्राम बना दिए। तो ये तो है ना अभिसारी लेंस है, और इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। डाइवर्जन और आपके कन्वर्जन, तो ये कन्वर्जन वाला है और ये डाइवर्जन वाला है। तो जितना जो डाइवर्जन वाला है वो दूर के बहुत दूर दूर वाले जो चीज आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आपके जो बिंब होते हैं उसका प्रतिबिंब पास में बनाता है। तो जो ट्रैफिक वगैरह होता है या बस में जो ड्राइवर के जस्ट आगे जो मिरर लगा होता है वो सारे कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तल आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण है वो इसका सही हो जाएगा। मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना एक्सप्लेन करने की शॉर्ट में कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 106, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि जो हैजा होता है, जो आपका हैजा होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो आपका होता है तीव्र दस्त, मतलब आपका पेट खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका जो पेट है ना वो काम सही से नहीं करता, मतलब आपकी जो आंत है ना वो सही से काम नहीं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन क्या होगा, कुछ उल्टा सीधा खाओगे या पियोगे। तो अब बताओ क्या पियोगे आप पानी पियोगे तो दूषित पानी का सेवन, क्या दूषित पानी का सेवन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे जो है वो सारे इनकरेक्ट है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना प्राथमिक माध्यम नहीं है। मच्छर का काटना प्राथमिक माध्यम नहीं है। हवा में मौजूद बिंदु कणों के माध्यम से, ये भी इसका प्राथमिक कारण नहीं है, ठीक है, राइट। तो आई होप सो आपको इस समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 111, ठीक है। इसमें क्या पूछा था कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मुझे बता, क्या मस्तिष्क हो सकता है क्या? मस्तिष्क कैसे हो सकता है? मस्तिष्क तो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हृदय क्या करता है, आपके ब्लड का एक्शन, ब्लड के पंपिंग एक्शन में काम करता है। अब बताओ अस्थि मज्जा क्या काम होगा? अस्थि मज्जा जो है उसमें ही तो आपके रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में। ये आपके 20 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी जिसका पेपर कोड था DB29, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। आपको वैलिड सॉल्यूशन मिलने वाला है विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों से शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 33 है,
उसमें बता पीलिया निम्न कारण से होता है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि पीलिया जो है वो किस कारण से होता है। तो भाई आपके रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता जो हो जाती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता से नहीं होता है, पोटेशियम की अधिकता से नहीं होता है, और यूरिया की अधिकता से भी पीलिया नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था कि लाल मृदा का लाल रंग जो है मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें बताना था कि लाल मृदा होती है उसका रंग जो है, उसका जो कलर है वो उसका जो कलर है वो लाल क्यों होता है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे लोहा होता है ना, लोहे पे जब आपके जंग लगती है तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउनिश, है ना, आपके रेड टाइप में होता है। जो आपके जब आप जो एप्पल खाते हो उसमें एप्पल में आपने देखा होगा, उसको जब अपन कट कर लेते हैं तो जो इसका कटा हुआ सरफेस होता है ना, वो कुछ टाइम तक खुला रखने पर उसमें भी जो है ना ब्राउनिश हो जाता है, क्योंकि इस एप्पल में भी क्या होता है, आपका लोहा होता है। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि उस मृदा में आपके लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इस वजह से जो है ये आपके ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 53। अब 53 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात की है, ये वही क्वेश्चन है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वापस क्वेश्चन आ गया है। तो देखो AgNO3 विलियन को किस में लिया है, तांबे में लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 अलग अलग जो है सॉल्यूशन लेने के लिए कंटेनर ले लेता हूँ। अब देखो इसमें AgNO3 मतलब Ag है वो किस में लिया है, तांबा मतलब कॉपर में लिया, ऑप्शन ए। इसमें कॉपर सल्फेट लिया, किस में लिया है, चांदी में लिया है, आपका Ag। इसमें NaCl यानी Na लिया है, किस में लिया है, तांबा यानी कॉपर में लिया है, सही है। और आयरन FeSO4 आयरन है, किस में लिया है, कॉपर में लिया है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये इसके आगे आता है तो वो जो है विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो क्या Ag कॉपर के आगे आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बाकी सारे जो है इसके आगे नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। आपके Ag के आगे कॉपर आता है, नहीं। Cu के आगे Na आता है, नहीं। Cu के आगे Fe आता है, नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र पूछा है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेकिंग सोडा जो होता है उसको बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या उसको बोलते हैं सोडियम, हाइड्रोजन की जगह बाई भी आ सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह बाई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लो, ये जो आपका दिया हुआ है इसको बोलते हैं आपका ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसको ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3 को, ठीक है। और CaSO4 को बोलते हैं आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, नीला थोता, ठीक है। और ये आपका एज अ धावन सोडा है, या इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसमें 10 क्रिस्टल जल लग जाते हैं और इसमें 2 क्रिस्टल जल लग जाते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। आगे बात करते हैं, आगे आपका जो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, एक सेकेंड, उसमें देखिए जरा। जी हाँ, अगला आपका प्रश्न है 85 में क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति दी हुई है और अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है। अब देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार। अब मैंने आकार के बारे में तो आपको एक चीज़ बताई थी, मोबाइल नेटवर्क। जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इनफाइनाइट से वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक तरह का मोबाइल नेटवर्क होता है। तो इनफाइनाइट होता है, सी होता है, एफ होता है, पी होता है। तो यहाँ तो बिंदु नुमा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, फिर वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अनंत पर तो है बिंदु नुमा, मतलब ए का तो हो गया 3। वक्रता केंद्र पर समान, मतलब इसका हो गया 2। फोकस और ध्रुव के बीच में बहुत बड़ा, मतलब बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, तो मतलब फर्स्ट। और वक्रता केंद्र पर वस्तु से छोटा, मतलब आपके परे है ना, तो मतलब इसका आपका हो जाएगा 4। अब देख लो ये मैच कहाँ हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है 3rd, 2nd, 1st, 4, 3rd, 2nd, 1st, 4। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे आपके नेक्स्ट जो है
आपके 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, जिसका पेपर कोड था फर्स्ट XY सेकेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वैलिड सॉल्यूशन दिया जा रहा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी जस्ट बताया, वो आपके क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन इसको कर दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा था कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो देखो चैम्बर आपके होते हैं 4 होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट आपके एंट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एंट्रियम, राइट आपका एट्रियम, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक आपका होता है आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आपके एट्रियम को क्या बोलते हैं, एट्रियम को तो आपके बोलते हैं आलिंद। ठीक है, आलिंद। और आपके वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, निलय। ठीक है, तो आपके बाया और दया आलिंद 2 होते हैं और निलय भी बाया दाया 2 होते हैं। इस प्रकार से कितने होते हैं, आपके 4 चैम्बर होते हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। अगला देखो जरा, इसमें क्या था कि जो क्वेश्चन नंबर 58 था, मलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है। तो ये तो क्वेश्चन बार बार आ गया, सीधा है प्रोटोजोआ की वजह से। ऑप्शन ए इसका सीधा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें क्या था कि केमिकल फॉर्मूले दिए हुए थे और उसमें कंपाउंड्स के नाम दिए हुए थे। बहुत सिंपल है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये आपका क्या है, बताओ जरा। ये आपका है बेकिंग सोडा। ठीक है, जब इसको अपन धोने जाते हैं तो धोने जाने पे जैसे इसको अपन झटकते हैं तो ये हाइड्रोजन उस झटके के साथ में नीचे गिर जाता है, तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। और जब धोने जाओगे तो कुछ पानी लग जाएगा, तो 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, आपका वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो देखो 2 तो आपके हो गए, Na2CO3 10H2 वॉशिंग सोडा, तो ए का हो गया थर्ड। CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बी का हो गया 4। सी है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सी का हो गया फर्स्ट। और कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको बोलते हैं ना, ये कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O से बनता है, तो ये आपका हो गया सेकंड। तो बताओ ये मैच कहाँ हो रहा है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 60। किसी विशिष्ट रिएक्टर यानी भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखो जरा, उच्च तापमान पर क्या करना है, उसको आपको बर्न करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, भस्मीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको भस्मीकरण बोलेंगे। ठीक है, आपका पुनर्चक्रण, आपका लैंड फिल है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारे अलग फिल से संबंधित है। तो भस्मीकरण जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले शिफ्ट में। इसी दिन की अगली शिफ्ट हुई थी सेकंड शिफ्ट, जिसका पेपर कोड था JK फर्स्ट। ठीक है, वैलिड सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इसमें पूछा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र R के बीच में संबंध बताओ। देखो मैंने आपको बताया था, वक्रता केंद्र बोलो या 2F बोलो एक ही बात है। ठीक है, इसको R भी बोल सकते हैं। तो ये R होता है वही किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2। F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो बताओ ये जो है कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसमें क्या पूछा गया था, राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उच्च मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, क्योंकि लगभग मिट्टी में सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात करते हैं, रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है, इवन आप जो है एक पट्टी के बारे में भी पढ़ते हो, आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो राजस्थान की, तो एक पट्टी के बारे में पढ़ते हो जिसमें आपके जो फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कार्बोनेट्स होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, Ca कैल्शियम है और CO3 जो है वो आपका कार्बोनेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। ठीक है, 48 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो केरोसिन तेल में आपके रखी जाती है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ, क्या आप सोना जो है वो केरोसिन में रखोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप प्लेटिनम रखोगे? ये तो सोने से भी महंगा होता है। बिल्कुल नहीं। तांबा तो बिल्कुल नहीं रखते। तो किसको रखते? जो आपको शायद पता नहीं होगा, सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको केरोसिन में रखना पड़ता है, क्योंकि ये हवा के साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस पैदा करता है और उसमें इतनी ऊष्मा भी पैदा करता है, इतनी ऊष्मा पैदा करता है कि वो ऊष्मा है आग पकड़ लेती है, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए आग लगती है जब इसको पानी में डालते हैं। ठीक है, तो पानी में आग जो लगाई वाला सॉन्ग है वो सोडियम से ही जो है इंस्पायर किया गया है। तो ये जो आपका सोडियम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 था, उसमें देखो ये क्वेश्चन भी मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। एंजाइम दिया हुआ था पेप्सिन और आपका ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्थापित होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि पेप्सिन जो है वो तो आपके किसका, प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, और क्या करता है वो पेट में करेगा, आमाशय में। और ट्रिप्सिन ध्यान रखना वो अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज में करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ था, मानव रोग दिए हुए थे, ह्यूमन डिजीज दी हुई थी और उनका कॉजेज दिए हुए थे, कारण आपके कारण दिए हुए थे। तपेदिक, आपका खसरा, मलेरिया, दाद। तो मलेरिया तो पहले क्लियर हो गया, सी का 4 हो जाएगा। देखो सी का 4, ये इसमें सेकंड दिया था, ऑप्शन डी तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब देख लो आपका तपेदिक जो होता है वो किससे होता है, बताओ जरा? वो बैक्टीरिया से यानी जीवाणुओं से होता है। खसरा जो होता है वो किससे होता है, वो वायरस से होता है। ठीक है, मलेरिया बता दिया। और जो दाद है वो किससे होगा, आपका कवक से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लो ये मैच कहाँ मिल रहा है। तो ये मैच जो है आपका ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड, ए का सेकंड है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं सो थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और आपका प्यारा सा कमेंट किए बिना जो है वीडियो को स्किप मत करना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तभी हमें अगले ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। राइट, तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। राइट, थैंक यू।